Hello everyone, my name is Varuni from PCCP Division Social Science Department, and today we are going to cover the lecture 2 from the chapter Lifelines of National Economy. So as discussed in the previous lecture, हम लोगों ने modes of communication में basically रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस को कवर किया था. आज हम लोग नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वाटरवेज, राइट. सो वाटरवेज क्या है, मतलब वाटर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम यूज करते तो उसको हम वाटर चैनल, वाटरवेज बोल सकते हैं, विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स. पहला हो सकता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक हो सकता है जिसमें हम ओवरसीज ट्रेवल करते हैं, राइट, मतलब आउटसाइड द कंट्री, एंड वन इज डोमेस्टिकली. नाउ सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज इज, एक तो सबसे पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है फर्स्ट, और सेकंड क्या है, चीपेस्ट है. चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज. अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब भी हम बात करते कि पुराने टाइम पर लोग एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल कैसे किया करते थे, तो लोग सी वोएजेस का यूज किया करते थे, राइट. दे वेंट ऑन वोएजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको पहुंचने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था. चीपेस्ट तो है पर टाइम भी उतना ही ज्यादा लेता है, right. So the first point that we have written over here is that it is cheapest as well as near about pollution free. Okay, it does not cause any sort of pollution. So pollution from any, pollution of any kind, ठीक, तो ये pollution free है. दूसरा point हमने क्या लिखा है कि heavy और bulky goods को travel करवाने में या transport करने में ये बहुत ज़्यादा useful रहता है, right. तो second point है हमारा कि जो इनलैंड नेविगेशन नेटवर्क है या इनलैंड नेविगेशन जो वाटरवेज चैनल है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 14,500 किलोमीटर, एंड आउट ऑफ विच 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स. मतलब इतना रूट हम मैकेनाइज्ड बोट से ट्रेवल कर सकते हैं. ओके, नाउ सी व्हाट आर द नेशनल वाटरवेज चैनल. वी हैव सम वाटरवेज चैनल, राइट. द फर्स्ट वन इज गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया, ठीक है, 1620 किलोमीटर. दिस इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 1. जैसे हमारे पास नेशनल हाईवेज का भी नंबर है ना, 1 2 3 4 गोइंग सो ऑन, तो ऐसे हमारे पास वाटरवेज चैनल का भी नंबर है, राइट. सेकंड इज ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी. इसका है 891 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, एंड इट इज नेशनल वाटरवे नंबर 2. थर्ड इज वेस्टर्न कोस्ट कैनाल बिटवीन कोल्लम एंड कोट्टयम, that is 168 kilometer, that is national waterway number 3. Now next is Champakara canal 14 kilometer in Kerala, and the fifth is Udyog Mandal canal, that is 22 kilometer in Kerala again. So ये हमारे पास कुछ navigable channels हैं. इसके अलावा हमारे पास next mode of transportation आता है, that is airways. एयरवेज क्या है, सबसे ज्यादा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है. बेस्ट मीन्स टू ट्रांसपोर्ट इन रिमोट, inaccessible and hostile areas, and it plays a very important role during natural calamities. कैसे, देखो जब क्या होता है कि लैंड पर किसी फॉर्म का डिसरप्शन आता है या लैंड में किसी तरह का अगर डिजास्टर आता है, तो किसी भी जगह पर रिलीफ पहुंचाने का काम हम कैसे कर सकते हैं, तो एयरवेज का हम यूज करते हैं. तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एयरवेज को ऑपरेट करती हैं. एयर इंडिया जो है दैट इज प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. इसके अलावा इंडियन एयर अलायंस एयर एंड प्राइवेट शेड्यूल, बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कि डोमेस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं और इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं. हेलीकॉप्टर्स के लिए वी हैव अ ब्रांड और अ कंपनी दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इट. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड एंड एयर टैक्सी ऑपरेटर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया. रिमोट एरियाज मीन्स जहां पर एक्सेस करना मुश्किल हो, ठीक है. सी पोर्ट्स के अगर हम आए तो इंडिया की कोस्टलाइन सबसे बड़ी 7516.6 किलोमीटर की कोस्टलाइन है. तो हमारे पास 12 मेजर और 181 मीडियम एंड माइनर सी पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया का ऑलमोस्ट 95% फॉरेन ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ईस्टर्न कोस्ट पर कोलकाता इनलैंड रिवराइन टाइडल पोर्ट है, दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली. हल्दिया जो है वो एक सब्सिडियरी पोर्ट के फॉर्म में डेवलप किया गया था ताकि जो ग्रोइंग प्रेशर है कोलकाता पोर्ट के ऊपर उसको रिलीज किया जा सके. पैराद्वीप, इट स्पेशलाइजेस इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर.
ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। Visakhapatnam, deepest landlocked as well as well protected port, Tuticorin, a natural harbour and rich hinterland. Chennai, one of the oldest artificial ports of the country. इसकी जो रैंक है नेक्स्ट टू मुंबई है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम और द ट्रेड दैट इज कैरिंग ऑन, कार्गो और ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्टर्न कोस्ट पर अगर अपन देखें तो गुजरात की तरफ है कांडला, फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज आउट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट. इट इज अ टाइडल पोर्ट, caters to the convenient handling of export and imports. ठीक है, कहाँ पे, नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स में. मुंबई, बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टू decongest the Mumbai port and to serve as a hub port. Marmagaon, premier iron ore exporting port towards the western side, accounts for about 50% of the iron ore export. New Mangalore, export of iron ore और iron ore concentrates from Kudremukh mines in Karnataka. Kochi, located on the entrance of a lagoon with a natural harbour. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस कैन बी कम्युनिकेशन. हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट था कम्युनिकेशन. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन. पर्सनल मीन्स वन ऑन वन, मास मीन्स लार्जर ऑडियंस को जब हम कम्युनिकेशन के थ्रू केटर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन. अब हमने इंडियन पोस्टल नेटवर्क, देखो क्या है, मैंने मान लो किसको लेटर लिखकर भेजा, इट्स अ वन ऑन वन कम्युनिकेशन. तो पर्सनल इंडियन पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. हमारे पास 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं. 89% आउट ऑफ दैट आर सिचुएटेड इन रूरल एरिया, 11% इन अर्बन, एंड इट कैरीज टू टाइप्स ऑफ मेल, फर्स्ट क्लास मेल, सेकेंड क्लास मेल. फर्स्ट क्लास मेल का मतलब है एयर लिफ्टेड, मतलब जो प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, जिनको जल्दी पहुंचाना जरूरी है, वो है एयरलिफ्ट करे जाते हैं. ठीक है, इट इज एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस, मेल कवरिंग बोथ लैंड एंड कनेक्टेड बाय एयर. कार्ड्स और एनवेलप्स को इंक्लूड करता है. सेकंड क्लास मेल कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इंक्लूड्स रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड बुक पैकेट्स. ठीक है. टेलीकॉम नेटवर्क, इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है दैट इज लार्जेस्ट इन एशिया. 3200 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं. बिसाइड्स अर्बन प्लेसेस, 2/3 ऑफ द विलेज एरियाज में भी हम टेलीकॉम नेटवर्क को एक्सपैंड होते हुए देख सकते हैं. प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी अब इस फील्ड में उतर रही, जैसे एयरटेल है. ठीक है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, व्हाट आर दीज, जियो, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जो कि अब इस टेलीकॉम सेक्टर में एंट्रेंस ले चुके हैं. मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप एक सेम मैसेज एक लार्जर ऑडियंस को एट द सेम टाइम दे रहे हो, तो दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन. क्यों जरूरी है, हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके थ्रू अवेयरनेस. ठीक है, जैसे कई फिल्म्स होती हैं, कई पिक्चर्स होती है, कई फीचर फिल्म्स होती हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो सब क्या है, वो सब आपको एक्चुअली कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं, राइट. इट इज रीचिंग आउट टू अ लार्जर ऑडियंस एट द सेम टाइम. सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइड्स हेल्दी एंटरटेनमेंट एज वेल. जैसे ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसको आप कह सकते हो, 200 रेडियो स्टेशन, 320 ट्रांसमिटर्स ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स जो कि नेशनल और रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करे जाते हैं. दूरदर्शन सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, टेलीविजन का सबसे बड़ा चैनल, 87% ऑफ द कंट्री को सर्व करता है. प्रोग्राम्स जो है वो एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर तरीके की चीज आपको उस पर ब्रॉडकास्ट होती हुई दिखेगी. प्रिंटिंग मीडिया, न्यूज़पेपर्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब नेशनल लैंग्वेज में तो होते ही हैं, साथ के साथ डायलेक्ट्स लोकल लैंग्वेजेस में भी इनका पब्लिश किया जाता है. Large number of newspapers and periodicals, about 50,000 published in 100 languages and dialects. Dialects का मतलब होता है लोकल भाषा. Largest, India is the largest producer of feature films in the world. Other films produced are short films, video feature films and video short films. Coming to the next slide. हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ट्रेड. इन सब चीजों से क्या फैसिलिटेट हो रहा है, कोई भी कंट्री आज के टाइम पर तब तक प्रॉस्पर नहीं कर सकती जब तक हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन और असिस्टेंस ना मिले. तो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो एक्चुअली में किन चीजों पर डिपेंड करी, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड.
ट्रेड आज के टाइम पर एक नेसेसिटी बन चुका है। कोई भी कंट्री अपने में सेल्फ रिलायंट नहीं है हर एस्पेक्ट में, तो हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, रिसोर्सेज एक्सचेंज करने की जरूरत होती है फ्रॉम वन टू अनदर। तो कुछ रिसोर्सेज जो कि हमारे पास एक्सेस में हैं, उनको हम किन जगहों पर सप्लाई करेंगे, उनको हम डेफिसिट एरियाज में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे हो सकती है? इट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू ट्रेड। तो जब ट्रेड रिलेशंस मेंटेन होते हैं तो हम क्या करें? कमोडिटीज का एक्सचेंज करें। अगर ट्रेड की भाषा में इसको बोले, लैंग्वेज में बोले, तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। और अगर इसका ऑपोजिट वाइसा वर्सा कर लो आप, कि आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, तो दैट इज नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड करना एक नेसेसिटी है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट अपने आप में नहीं है। हम हर रिसोर्स को लेकर सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते, हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को बोरो करने की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, the difference between value of export and import is known as balance of trade. It can be of two types, favorable balance of trade and unfavorable balance of trade. क्या लिखा है यहाँ पर? If value of export is more than the value of import, it is known as favorable balance of trade. And if the situation is reversed, then it is known as unfavorable balance of trade. 2000 और 2001 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड था वो 43 लाख करोड़ का था। Import constituted 53% and export was 47%. So इसको हम क्या बोलेंगे? Unfavorable balance. इंडिया के ट्रेड रिलेशन है लगभग सभी के साथ। Most of the commodities exported from India consist of raw material and manufactured goods. ठीक है, जो कि बहुत अच्छी इनकम को फेच करते हैं। Commodities imported are petroleum, gold, chemicals, etc. जो कि ज्यादा कॉस्टली है in comparison to that. Thus, the overall balance of international trade has undergone a major change, or exchange of commodities and goods have actually superseded the exchange of information and knowledge. इंडिया जो है वो एक सॉफ्टवेयर जाइंट के फॉर्म में इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, एंड इट इज अर्निंग वेरी लार्ज फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट एक और सेक्टर जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज टूरिज्म। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट जो है उनका दिन पे दिन आना, मतलब इंडिया में अराइवल होना एक बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज दे इन रिटर्न ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल ये जो है ये इंक्रीज हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर 2004। मतलब हम एक बहुत अच्छा खासा राइज देख सकते हैं। 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, 15 मिलियन आर डायरेक्टली एंगेज इन टूरिज्म। तो टूरिज्म क्या क्या प्रमोट कर रहा है? नेशनल इंटीग्रेशन को तो प्रमोट कर ही रहा है, साथ के साथ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी अदर कल्चर एंड हेरिटेज। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो क्यों आ रहे हैं? पहली बात, हेरिटेज टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, इको टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, मेडिकल पर्पस की वजह से आ रहे हैं, बिजनेस टूरिज्म की वजह से आ रहे हैं। सम ऑफ द फेमस स्पॉट्स that can be recognized for this is राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जो कि फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स इंडिया। ओके, so this is what we have concluded in the chapter. I hope that this chapter might be clear to you by now. So thank you so much, students.